बोलता है। ना जाने इस गरीब की सब्जी रोटी में ऐसा कौन सा जादू है जो इसके ग्राहक दिन भर चींटियों के जैसे बढ़ते ही जाते हैं। और इतना छोटा सा ठेला है इसका, उस पर भी इतना सामान कैसे ले आती है ये कि रात तक भी इसका सामान खत्म ही नहीं होता। ना जाने क्या राज है। जो भी हो मुझे पता लगाना ही होगा। अरे अगर हर कोई सब्जी रोटी ही खाता रहेगा तो हम जैसे फास्ट फूड वालों का तो जीवन बर्बाद ही हो जाएगा। इतना कहकर कालू अपने काम में लग जाता है और वही गरीब रानो चिड़िया खुद से कहती है, हे भगवान, ये टुन्नू जी कहाँ रह गए? दुकान पर ग्राहकों का इतना रश है और यह पता नहीं कहाँ चले गए। अकेले सब कैसे संभालूं? रानो इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने से आते हुए अपने पति टुन्नू चिड़ा पर जाती है। क्या हुआ? ऐसा हाल बेहाल क्यों है तुम्हारा? जी होना क्या है, दुकान पर इतनी भीड़ है और आप पता नहीं कहाँ चले गए थे। अरे मेरा जाना जरूरी था, तुम जानती हो ना, अगर नहीं जाता तो फिर सब्जी रोटी की बिक्री कैसे होती। जी समझती हूँ और सब जानती भी हूँ। अब आप जल्दी से ग्राहकों को देखो और वो पुड़िया मुझे दो। हाँ ये लो। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा रानो के हाथ में वो पुड़िया दे देता है और रानो उस पुड़िया को खोलकर चुपके से सब्जी रोटी की भाजी में मिला देती है। वक्त गुजरता जाता है। रानो चिड़िया और टुन्नू का गरीब सब्जी रोटी वाले ठेला बहुत बढ़िया चल रहा था। अब रानो के पास रहने को अच्छा घर था, साथ ही उसने अपने ठेले को दुकान में बदल लिया था। हर तरफ रानो की सब्जी रोटी का ही शोर था। ऐसे एक दिन कालू रानो के घर आता है और कहता है, अरे रानो भाभी कैसी हो? और टुन्नू भाई क्या हाल है तुम्हारे? कालू भाई मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। क्या बताऊं, बस बीत रहा है वक्त। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ बहन, कुछ ठीक ही नहीं है। काम चल ही नहीं रहा और पैसे की बड़ी तंगी है। हाथ बड़ा बांध कर चलना पड़ रहा है। हाँ भाई समझ सकता हूँ। अरे भाई तुम्हारी दुकानदारी तो बड़ी अच्छी चल रही है, हमें भी बता दो ऐसा कौन सा जादू मिलाकर लाते हो अपनी सब्जी रोटी में जो हर कोई तुम्हारी सब्जी रोटी खाने के लिए चिपका रहता है। अरे कालू भाई कैसी बात करते हो? जादू तो क्या ही है, बस स्वाद की बात है। सारे पक्षियों को हमारी सब्जी रोटी स्वादिष्ट लगती है तो वो खाने चले आते हैं। कुछ देर यूं ही बातचीत करने के बाद कालू कौवा वहां से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन जब रानो चिड़िया गरीब सब्जी रोटी का ठेला संभाल रही होती है तो कालू कौवा उस पर नजर बनाकर रखता है और वो देखता है कि रानो के कान में कुछ बोलकर टुन्नू चला जाता है। यह देखकर कालू कौवा फटाफट से अपनी दुकानदारी छोड़कर दबे पांव टुन्नू का पीछा करने लगता है। टुन्नू जंगल के रास्ते को पार करता हुआ ऊंची पहाड़ी के पास पहुंच जाता है और पहाड़ी के ऊपर बनी एक गुफा के अंदर जाता है जहां बड़े बड़े शब्दों में लिखा था खतरा। टुन्नू उस गुफा के अंदर जाता है और कुछ देर बाद हाथों में पुड़िया लिए वापस लौट आता है और हमेशा की तरह वो पुड़िया लाकर रानो को देता है और रानो उसे सब्जी रोटी में मिला देती है। और यह सब देखकर कालू कौवा खुद से कहता है, जरूर जादू इस पुड़िया में है, तभी तो पक्षियों के दिल और जुबान पर इस रानो और टुन्नू की सब्जी रोटी का स्वाद लगा हुआ है। कोई और कुछ नहीं खाता, कोई गोलगप्पे नहीं खाता, कोई स्प्रिंग रोल नहीं खाता, बर्गर नहीं खाता, पिज्जा नहीं खाता, ना ही कोई मोमोज खाता है। बस खाता है तो इनकी सब्जी रोटी। इस जादू और सब्जी रोटी का राज इस गुफा में ही छुपा है। मैं भी कल उस गुफा में जाऊंगा और सारी बातों का पता लगा लूंगा और फिर मैं इन दोनों को पीछे छोड़कर अपनी दुकानदारी खूब आगे बढ़ाऊंगा। इतना बोलकर कालू कौवा अपने कामों में लग जाता है और अगले दिन वो उसी जगह पर जा पहुंचता है जहां उसने टुन्नू को जाते देखा था। कालू जैसे ही गुफा के अंदर जाता है तो वो देखता है कि गुफा में चारों तरफ अंधेरा था और एक पुराने पड़े सिलबट्टे के सिवा कुछ भी नहीं था। यह सब देखकर कालू बोलता है, अरे ये क्या मुसीबत है, पता नहीं वो टुन्नू का बच्चा यहाँ क्या करने आता है। और मैंने अपनी आंखों से देखा था उसके हाथ में कोई पुड़िया थी, समझ नहीं आता उसे किसने दी। यहाँ तो अंदर कोई भी नहीं है। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से जाने लगता है कि तभी उस पुराने पड़े सिलबट्टे में से एक आवाज आती है, क्या हुआ कालू, जो तुम ढूंढ रहे थे वो मिला तुम्हें? क्या तुम्हें भी अपने खाने में स्वाद में जादू चाहिए जो टुन्नू की सब्जी रोटी में है? टुन्नू और रानू की सब्जी रोटी कोई आम सब्जी रोटी नहीं बल्कि एक जादुई सब्जी रोटी है। जादुई? ये कौन बोल रहा है? ये किसकी आवाज है? कौन है यहाँ?
कौन बोलेगा? ये मैं बोल रहा हूँ सिलबट्टा, मेरी तरफ देखो। अरे मेरे अंदर जो भी मसाला पीसता है ना और फिर उसे अपने खाने में मिलाता है तो उसके खाने में बरकत ही बरकत होती है। देखा है ना टुन्नू को कैसे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है, सब मेरी बदौलत है। अच्छा तो ये बात है, मैं पहले ही जानता था कि हो ना हो ये किसी काली विद्या या फिर जादू का ही काम है, वरना उसकी सब्जी रोटी इतनी भी कुछ खास नहीं है। बताओ कैसे करना है तुम्हारा इस्तेमाल, मैं करूँगा और मैं भी अमीर बनूंगा। करना क्या है, बस तुम जो भी मसाले अपने खाने में डालते हो ना उन मसालों को मेरे अंदर डालकर पीस लो और फिर उसे अपने खाने में मिला दो। उस सिलबट्टे के कहने पर कालू वैसा ही करता है। वो अपने खाने में डालने वाले सभी मसाले उस गुफा में लेकर जाता है और उस जादुई सिलबट्टे में पीस देता है, जिसके बाद पिसे हुए मसाले खुद ब खुद एक पुड़िया में बदल जाते हैं और कालू के हाथों में आ जाते हैं। कालू कौवा ये सब देखकर खुश हो जाता है और जल्दी से जाकर सारा मसाला अपने खाने में मिला देता है। कुछ ही देर में उसके पास ग्राहकों की भीड़ भी आने लगती है, लेकिन जो कोई उसके खाने को छकता है उसे खरी खोटी सुनाकर जाता है, क्योंकि उसके खाने का स्वाद जरा भी अच्छा नहीं था। आय हाय, सारा मुंह का स्वाद खराब कर दिया। कितनी गंदी चाउमीन बनाई है भाई तुमने। एक तो 50 रुपए भी दिए, ऊपर से हमारा टाइम भी खराब कर दिया। बदले में ये गुड़गुपर दे रहे हो तुम ही खा लो इसे। आजकल के दुकानदार पता नहीं क्या क्या करते हैं, ना ही इसमें मसाला है ना ही मिर्च है। इतना बकवास है कि क्या ही बताऊं। पक्षियों को लूट कर इतना पैसा कमाते हो और खाना तक अच्छा नहीं देते हो। कालू को खरी खोटी सुनाकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कालू कौवा गुस्से में तिल मिला जाता है और वो अपना जादुई मसाला मिला हुआ खाना खाता है और उसे खुद भी उस खाने का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद वो गुस्से में तिल मिलाता हुआ शाम को टुन्नू के घर जाता है और उसे सारा सच बताते हुए कहता है, टुन्नू के बच्चे, मुझे सब पता है कि तू कैसे अपनी जादुई सब्जी रोटी बनाता है। जो उस जादुई सिलबट्टे में मसाला पीसकर अपनी सब्जी रोटी में मिलाता है ना, बता तूने इस सिलबट्टे को क्या सिखाया था? अरे तेरी वजह से जो थोड़े बहुत ग्राहक भी मेरी दुकान पर आते थे वो भी बंद हो गए। पहले तो तूने हमारा धंधा वैसे ही चौपट कर दिया था और अब तूने बिल्कुल ही मंदा करवा दिया है। सच सच बता, तूने क्या किया है? अरे भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम उस जादुई सिलबट्टा से क्यों नहीं पूछ लेते कि क्या हुआ है और क्या नहीं। हमारी सब्जी रोटी में तो कोई कमी नहीं आई है। इतना कहकर दोनों उस जादुई सिलबट्टे के पास गुफा में जाते हैं, जहाँ वो सिलबट्टा हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ कालू, तेरे ग्राहकों ने तुझे बुरा भला सुनाना शुरू कर दिया क्या? तू लालची है, कपटी है और दुष्ट कौवा भी है। तेरे साथ तो यही होना चाहिए। जो टुन्नू का काम बंद करवाना चाहता था, इसलिए तुझे तेरे कर्मों का बुरा फल दिया है मैंने। तू जानता भी है टुन्नू हर महीने अपने कमाए हुए पैसों में से गरीबों के लिए मुफ्त राशन बंटवा कर आता है, उन्हें सब्जी रोटी भी खिलाता है और तू अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को लूटता है और उन्हें गंदा सामान खिलाता है। तुझे क्या लगता है कि हमें कुछ पता नहीं लगेगा? हमें सब पता है। ये जादू है, जादू जो संवार सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। टुन्नू की सब्जी रोटी जादुई सब्जी रोटी है, क्योंकि वो जादू मेरा है। क्योंकि टुन्नू अच्छा पक्षी है और तू बुरा है, बुरा। इतना कहकर सिलबट्टा अपने आप ही गायब हो जाता है, जिसके बाद कालू हाथ मलता हुआ गुस्से में उस गुफा से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टुन्नू और राणो चिड़िया की दुकानदारी वैसी की वैसी ही चलती जाती है। हर दिन उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जाती है और कालू कौवा वो जंगल छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाता है। कश्मीर के जंगल में कालू कौवा और टुन्नू चिड़ा नाम के दो भाई रहते थे। टुन्नू चिड़ा की आर्थिक स्थिति अपने बड़े भाई के मुकाबले बहुत कमजोर थी। टुन्नू की पत्नी राणो बहुत ही सीधी साधी और मेहनती चिड़िया थी। वो अपने पति टुन्नू का हर हाल में साथ देती थी। एक दिन कालू कौवा अपने छोटे भाई टुन्नू चिड़ा से मिलने आता है। कैसे हो मेरे छोटे भाई टुन्नू? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मुझे तेरे हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। देख, अब हम दोनों ने एक साथ सब्जी बेचने का काम शुरू किया था, लेकिन देख आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया और तू अभी भी वहीं का वहीं है। ये सच है भैया कि मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है। कभी कभी तो मुझे और मेरे परिवार को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरा परिवार और मैं खुश हैं। हमें ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं। जितना वो हमें दे रहा है हम उसी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।
मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तू जानता है, जब मैं अपने बच्चों को बड़े प्राइवेट स्कूल में ले जाता हूँ तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन जब मैं तेरी बेटी को तेरे साथ काम करते हुए देखता हूँ ना, तो मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुँचती है। देख, मैं तेरे लिए पिता समान हूँ, इसलिए ये सब कह रहा हूँ। मैं तेरा भला चाहता हूँ। सही कहा भैया आपने, और आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए वही काफी है। देख टुन्नू, मैं तुझे कितनी बार कह चुका हूँ, तुम अपने उस टूटे फूटे घर को छोड़कर मेरे घर पर क्यों नहीं आ जाते। ना तो उस घर में पंखा है और ना ही कोई सुख सुविधा, यहाँ तक कि बरसात में सिर छुपाने के लिए ठीक सी छत भी नहीं है। कोई बात नहीं भैया, जैसा चल रहा है चलने दो। हम उस घर में बहुत खुश हैं और हम आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए आप ज्यादा परेशान मत हो। देख टुन्नू, तू समझ नहीं पा रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तेरा टूटा फूटा घर, खेत जिस जमीन पर है वो तो बिल्कुल बेकार बंजर जमीन है और आजकल उसके अच्छे खासे दाम मिल रहे हैं। तुम चाहो तो उस जमीन को बेचकर एक नया बड़ा घर ले सकते हो, अपना कोई बड़ा काम भी शुरू कर सकते हो और अपनी बच्ची को अच्छे स्कूल में भी पढ़ने के लिए डाल सकते हो। मेरी जान पहचान का एक सेठ चील है, तुम कहो तो मैं बात करूँ उससे। उसी के बगल में खड़ा गांव का मुखिया हरिया तोता टुन्नू से कहता है, बिल्कुल सही कह रहा है तुम्हारा बड़ा भाई। अरे आजकल के जमाने में कौन इतना सोचता है अपने भाई के लिए। मेरी मानो टुन्नू, अपने भाई की बात मान लो तुम। यह कहकर कालू कौवा और मुखिया हरिया तोता वहाँ से चले गए। टुन्नू सोच में डूब गया। दरअसल कालू कौवा एक बड़ा ही लालची किस्म का पक्षी था। टुन्नू की जमीन पर उसकी काफी समय से नजर थी, क्योंकि टुन्नू की जमीन उपजाऊ थी और उसके दाम बहुत अच्छे मिल रहे थे। टुन्नू सारा दिन बैठकर यही सोचता रहा। फिर शाम को जब घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी रानो को सारी बात बताई। सोच रानो, इस घोंसले और जमीन को बेचकर हमें नया बड़ा घर मिल जाएगा और अपनी गुड़िया भी बड़ी हो रही है, तो कुछ सालों बाद में हमें उसकी शादी के लिए भी पैसे चाहिए होंगे ना। इसलिए मैं सोच रहा हूँ हम ये जमीन बेच देते हैं। लेकिन हम नया घर बनने तक रहेंगे कहाँ? भैया के घर, और कहाँ, उन्होंने खुद कहा है। अगले दिन टुन्नू अपने परिवार को लेकर अपने भाई कालू के घर आ गया। भैया, मैं अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ। तभी कालू की पत्नी गौरी कौवी टुन्नू के परिवार को वहां देखकर गुस्से में अपने पति से बोली, आप भी ना किन भिखारियों को उठाकर ले आए हो घर पर। अरे धीरे बोलो मेरी माँ, अगर टुन्नू ने सुन लिया ना तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। सुनो कालू, लेकिन मैं इन्हें ज्यादा दिन यहाँ नहीं रखूंगी। अरे धीरज रखो, मेरा काम होते ही मैं 3-4 दिन में ही इन्हें धक्के मारकर इन्हें अपने घर से बाहर निकाल दूंगा, तुम फिक्र मत करो। टुन्नू अपने भाई कालू पर बहुत भरोसा करता था और इसी का फायदा उठाते हुए कालू ने टुन्नू चिढ़ा का पंख कुछ कागजों पर लगवा लिया। फिर कालू ने वो जमीन एक चील सेठ को बेच दी। 2 दिन बाद टुन्नू चिढ़ा अपने भाई कालू से कहता है, भैया आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, हमें यहाँ थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। आप पैसे दे दे तो हम यहाँ से चले जाते हैं और अपना नया घोंसला बनवा लेते हैं। क्या? कौन से पैसे? कैसे पैसे? तू पागल हो गया है क्या? भैया, जो आपने मुझसे जमीन और मेरा घर लेकर बेची है उसके पैसे मांग रहा हूँ आपसे। अच्छा वो, अरे वो मैं तुम्हें बताना भूल गया। वो बिल्डर चील सेठ धोखेबाज निकला। उसने सबकी जमीन अपने नाम करा ली, फिर उन सभी जमीनों को दूसरे बड़े सेठ को बेच दिया और खुद वो जंगल छोड़कर फरार हो गया। यह सुनते ही टुन्नू चिढ़ा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो रोने लगा। भैया, अब मैं कहाँ जाऊँगा और क्या करूँगा? अरे मुझे क्या पता, वो तुम्हारी टेंशन है। तुम जानो, तुम्हारी किस्मत ही खराब है तो हम क्या करें। और सुनो, तुम आज ही अपनी पत्नी और बेटी को लेकर यहाँ से चले जाना, समझे? मेरी पत्नी खुद तुम लोगों के यहाँ रहने से घुटन महसूस कर रही है। लेकिन भैया मैं कहाँ जाऊँगा, बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है। वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी पत्नी बड़े गुस्से वाली है। अगर उसे गुस्सा आ गया ना तो वो धक्के मारकर तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। टुन्नू चिढ़ा रोते हुए अपनी पत्नी और बच्ची के साथ वहाँ से चला गया। तुम्हारे भैया ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आपने उनके ऊपर कितना विश्वास किया था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। वो तीनों उड़ते हुए बहुत थक गए थे। वो कुछ देर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी वहाँ पर, बेटा थोड़ा पानी पीने को मिलेगा, बहुत प्यास लगी है मुझे।
हाँ बाबा रुकिए, यहीं पास में नदी है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। टुन्नू जी, आप गुड़िया का ध्यान रखना, मुझे भी प्यास लगी है, मैं बाबा और आपके लिए भी पानी लेकर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया नदी से पानी लेकर आ जाती है और उस बाबा को पिला देती है। शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे पानी दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो। यह क्या है बाबा? यह आम का पत्ता है, जब तुम्हें इसकी जरूरत होगी तुम इससे कुछ मांग लेना, यह तुम्हें अवश्य देगा। फिर वो बाबा वहाँ से चला जाता है। बाबा के जाते ही टुन्नू और रानो ने उस आम के पत्ते को बेकार समझकर पेड़ के नीचे रख दिया और वो तीनों अपना घर और भोजन ढूंढने के लिए निकल गए। पर थोड़ी दूर चलने के बाद बहुत तेज बारिश होने लगी। उस बारिश से बचने के लिए वो सब वापस उस पेड़ के नीचे ही आ गए। तभी उन्हें वो आम का पत्ता वहीं पड़ा हुआ दिखा। टुन्नू जी, यह तो वही आम का पत्ता है जो बाबा ने मुझे दिया था। मैं अभी इससे अपने लिए घर मांगती हूँ। ए आम के पत्ते, अगर तू सचमुच जादुई है तो जल्दी से मुझे रहने के लिए घर दे दे। तभी चमत्कार हुआ और एक बड़ा सा आम का घर बनकर तैयार हो गया और बाहर बहुत बड़ा आम का बगीचा था जिसमें ढेर सारे रसीले मीठे पके हुए आम के पेड़ लगे हुए थे जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट थे। अब रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा खुशी खुशी अपने परिवार के साथ उसमें रहने लगे और अपने बगीचे में लगे आम बेचकर खूब पैसे कमाने लगे। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल में सभी पक्षी अपने जीवन के दिन गुजार रहे थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारे जंगल के पक्षी बारिश में मजे कर रहे थे। सबने अपने अपने घर टाइम से बना लिए थे और अनाज भी जमा कर रखा था। इन सब पक्षियों में लाडो चिड़िया भी थी जो अपने दो बच्चों चिंटू और मिंटू के साथ रह रही थी। चिंटू और मिंटू बहुत ही छोटे बच्चे थे, इसीलिए वो उड़ नहीं सकते थे। चिंटू, मिंटू, मैं साथ वाले जंगल में जा रही हूँ, तुम घोंसले में ही रहना। देखो बारिश बहुत तेज है और तुम उड़ नहीं सकते, मैं बस अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके मम्मा, हम घोंसले में रहेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। लाडो चिड़िया उड़कर दूसरे जंगल में चली जाती है। उड़ते उड़ते उसे अपने जंगल से कुछ दूर एक सारस नजर आता है जो एक डाल के नीचे फंसा हुआ था और वो बहुत कोशिश के बावजूद भी सीधा नहीं हो पा रहा था। लाडो चिड़िया सारस की मदद करने के लिए वहाँ फौरन पहुँच जाती है। अरे सारस भाई, भला आपको क्या हुआ है? ऐसे कैसे डाल के नीचे फंस गए? रुकिए, जरा मैं अभी आपको बाहर निकालती हूँ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद लाडो चिड़िया, तुमने मेरी सहायता की। मुझे साथ वाले जंगल के शरारती उल्लू ने उल्टा कर दिया था। वो बहुत ही शैतान है। मैं कब से ऐसे ही पड़ा था, कोई मेरी मदद को नहीं आया। तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की है। कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी तो आपको देखा और आपकी सहायता के लिए चली आई। अब मैं जाती हूँ, घर मेरे बच्चे बहुत अकेले हैं और अभी भी आपको पता है बारिश भी हो रही है। जाओ जाओ, तुमने मेरी बहुत सहायता की है, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लाडो चिड़िया वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है और अपने घोंसले में पहुँच जाती है जहाँ चिंटू और मिनट्टू उसका इंतजार कर रहे थे। मम्मा, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो हम सब बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। नहीं बेटा, आपकी मम्मा आपके पास है ना, चिंता नहीं करो, आपको किसी भी मुश्किल में नहीं आने दूंगी। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादल भी खूब बरस रहे थे। ऐसे लगता था कि जैसे बादल ही फट पड़े हैं। अब तो जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था। जंगल के सभी पक्षी बहुत ही चिंतित हो गए थे। लगातार बारिशों की वजह से उनकी जिंदगी काफी कठिन हो गई थी। पर एक समय के बाद बारिश के साथ साथ तूफान भी आ गया। लाडो चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में थी, तभी पेड़ हिलने की वजह से उसके दोनों बच्चे नीचे पानी में गिर जाते हैं। लाडो पर तो जैसे कयामत टूट पड़ती है। लाडो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। बचाओ, अरे बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, खुदा के वास्ते। देखो वो नीचे पानी में गिर गए हैं।
रहम करो कोई तो मेरे बच्चों को बचाओ। सारे पक्षी लाडो चिड़िया की आवाज सुनकर उसके पास जमा हो जाते हैं। लेकिन नीचे तो बहुत ज्यादा पानी है, हम भला कैसे पानी में बच्चों को निकाल सकते हैं? हमने कोशिश की तो हम भी पानी में डूब के मर जाएंगे। कोई चाह कर भी लाडो चिड़िया की मदद नहीं कर सकता था। लाडो चिड़िया तो माँ थी, उसे लगा कि उसके बच्चे पानी में डूब के मर गए हैं, तो उसने इस बात का बहुत सदमा लिया और बीमार हो गई। जंगल के डॉक्टर बंटी ने लाडो का बहुत इलाज किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकी। सारे पक्षी भी लाडो चिड़िया के लिए बहुत ही परेशान थे, लेकिन लाडो को अपने बच्चों का गम खाए जा रहा था। देखो दोस्तों, लाडो ऐसे ठीक होने वाली नहीं है। मेरे ससुराल वाले जंगल में एक चील वैद्य जी रहते हैं, वो बहुत ही बुद्धिमान है। मेरे ख्याल से हमें उनको लाना चाहिए, वो लाडो की बीमारी का कोई उपाय निकाल सकते हैं। सबको कबूतर की ये बात बहुत ही पसंद आई और कबूतर उनको लेने चला जाता है। उधर चिड़िया के बच्चे पानी में तैरते तैरते दूर निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें एक सारस देख लेता है। सारस जब छोटे छोटे बच्चों को पानी में डूबता हुआ देखता है तो फौरन उनको पानी से बाहर निकाल लेता है। अरे बच्चों, क्या हुआ तुम लोगों को? ऐसे पानी में कैसे गिर गए तुम लोग? चिंटू मिनटू सारस को सब बताते हैं कि कैसे बारिश और तूफान के कारण वो पानी में गिर गए और कैसे वो अपने जंगल से बहुत दूर आ चुके हैं। सारस अंकल, हमारी मम्मा बहुत परेशान हो रही होंगी, प्लीज हमें किसी तरह हमारी मम्मा के पास पहुंचा देना। हाँ हाँ, कुछ करते हैं। आपकी मम्मा का नाम क्या है और किस दिशा में रहती हैं? तभी मैं आपको वहाँ ले जा सकूंगा। दिशा का तो हमें नहीं पता, लेकिन उनका नाम लाडो चिड़िया है। अरे तुम लाडो चिड़िया के बच्चे हो। तुम लोगों की मम्मा बहुत अच्छी है, उन्होंने एक बार मेरी हेल्प की थी। ऐसा करो, कुछ दिन यहाँ मेरे पास रह जाओ। जैसे ही बारिशें कम होगी मैं तुम लोगों को तुम्हारी मम्मा के पास छोड़ आऊंगा। चिंटू और मिनटू बारिशें रुकने तक सरास के पास रहने लग जाते हैं। वैद्य चील लाडो चिड़िया को देखने दूसरे जंगल से आ जाते हैं। चील वैद्य अच्छे से चिड़िया का चेकअप करते हैं। देखो सब पक्षियों, लाडो चिड़िया को अपने बच्चों के मरने का बहुत कम है। मैं इसे कोई भी जड़ी बूटी दे दूं, वो असर नहीं करने वाली। इसको अपने बच्चों का बहुत गम लग गया है। कोई प्लीज मेरे बच्चों को कहीं से ला दे। मेरे चिंटू मिंटू, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है। मुझे तो लगता है कि अब चिड़िया को दवा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक ये अपने बच्चों का दुख दिल से नहीं निकाल देती, ये ठीक नहीं हो सकेगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि ये ठीक हो जाए। चलो बच्चों, आज हम तुम्हारी मम्मा के पास जाएंगे। तुम दोनों मेरे ऊपर बैठ जाओ, क्योंकि तुम दोनों उड़ नहीं सकते। मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा। सारस चिंटू और मिनटू को अपने ऊपर बिठाकर आहिस्ता आहिस्ता उनके जंगल की तरफ लेकर चलता है। लेकिन काफी समय के बाद धीरे धीरे चलते हुए सारस उनको उनके जंगल लेकर पहुंच जाता है। सारे पक्षी ऐसे चिंटू और मिनटू को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो तो पानी में डूब के मर गए होंगे। जैसे ही लाडो चिंटू मिनटू को देखती है, उसकी बीमारी तो फौरन भाग जाती है। वो अपने दोनों बच्चों को भाग के गले लगा लेती है। कहाँ चले गए थे तुम दोनों मेरे बच्चों? तुम्हें पता है आपके बगैर आपकी मम्मा की क्या हालत हो गई थी। शुक्र है तुम दोनों वापस आ गए हो। अरे चिड़िया बहन, ये तो पानी में डूब रहे थे तो मैंने देख लिया और इनको बचा लिया। वो तो बाद में मुझे पता चला कि ये तो तुम्हारे बच्चे हैं, तो मुझे और भी अच्छा लगा। याद है ना आपको, पहले आपने मेरी जान बचाई है। जी मुझे याद है सारस भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चों की जान बचाई, वरना मैं तो गम से मर जाती। सही कहते हैं कालू, माँ का प्यार बहुत ही सच्चा होता है। देखो अभी तो लाडो बहन मरने वाली हो गई थी, और अब देखो बच्चों को देख के तो इसकी बीमारी जैसे रफू चक्कर हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो इसको। हाँ सही कह रही हो, माँ चीज ही ऐसी है। देखो लाडो चिड़िया तो अब कितनी खुश है। और ऐसे सभी हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि माँ बाप का प्यार सबसे ज्यादा सच्चा होता है। अगर हम परेशानी में हो तो वो भी परेशानी में आ जाते हैं।
इसीलिए हमें अपने माँ और पिता की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं।